हाल ही में संसद के बजट सत्र के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के खिलाफ एक सब्सटेंटिव मोशन प्रस्तुत कर दिया संसद में। और इस मोशन में जो है गंभीर डिसिप्लिनरी कार्रवाई और यहां तक कि संभावित एक्सपल्शन यानी कि निष्कासन तक की मांग की गई है। इसके बाद पूरे देश में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल उठ के खड़ा हो गया। क्या संसद किसी चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हटा सकती है? क्या एक प्रिविलेज मोशन से कोई एमपी हट सकता है या इसके लिए सब्सटेंटिव मोशन आवश्यक होती है? और इन दोनों मोशन के बीच में, प्रिविलेज मोशन और सब्सटेंटिव मोशन के बीच में कानूनन क्या फर्क होता है? और संविधान और जो कानून है वास्तव में इसके बारे में क्या कहता है, उसी को आपके साथ इस सेशन में हम डिस्कस करने आए हैं। आज हम राजनीति नहीं बल्कि संवैधानिक संरचना, संसदीय प्रक्रिया और न्यायिक सीमाओं को समझेंगे। ये किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र की संरचना का प्रश्न है। अब चलिए समझते हैं सबसे पहले संवैधानिक आधार के बारे में। और अगर हम जब संवैधानिक आधार की बात करते हैं तो पृष्ठभूमि में जो सबसे अहम आर्टिकल है वो है आर्टिकल 105 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का। आर्टिकल 105 यानी कि अनुच्छेद 105 भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार देता है, प्रिविलेजेस देता है, जिसमें संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, संसद में कही गई बात के लिए न्यायालयिक कार्रवाई से संरक्षण होता है कि मतलब अगर संसद के पटल पर कुछ कह दिया तो उसके लिए कोर्ट में कोई केस नहीं हो सकता। और तीसरा, सदन के भी अलग से प्रिविलेजेस होते हैं, शक्तियां होती हैं और साथ में कुछ इम्यूनिटीज होती हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 105 में क्या कहा गया है कि संसद के प्रत्येक सदन की शक्तियां और जो विशेषाधिकार हैं वे होंगे जिन्हें संसद समय समय पर कानून द्वारा परिभाषित करे, और जब तक ऐसा ना किया जाए ये वे वही होंगे जो 44वें संविधान संशोधन से ठीक पहले अस्तित्व में थे। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि आज विशेषाधिकार जो भारतीय संसदीय परंपरा और न्यायिक व्याख्या पर आधारित है। अब आगे बात करते हैं हम प्रिविलेज मोशन के बारे में। प्रिविलेज मोशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आप हमें सोशल मीडिया पर हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आपको सारी जानकारी, आने वाली भविष्य में नई वीडियोस के बारे में भी सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहे, हमारे कोर्सेज के बारे में भी जानकारी मिलती रहे। देखिए समझिएगा, हम बात कर रहे हैं प्रिविलेज मोशन के बारे में। प्रिविलेज मोशन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कहा गया है, प्रिविलेज मोशन की अगर हम बात करें तो ये जो संसद के रूल हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड बिजनेस हैं, उसके रूल 222 से मेनली ये रेगुलेट होता है। रूल 222 से ये रेगुलेट होता है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दी लोकसभा, विशेष रूप से जो ये रूल 2222 है, इसके अंतर्गत कोई भी सदस्य जो है वो प्रिविलेज मोशन उठा सकता है। प्रक्रिया क्या होती है प्रिविलेज मोशन के अंदर? सबसे पहले सदस्य स्पीकर को लिखित सूचना देता है। दूसरे नंबर पर फिर स्पीकर एडमिसिबिलिटी उसकी तय करते हैं कि इसको कंसीडर किया जाना चाहिए या नहीं। और तीसरा, अगर स्पीकर स्वीकार कर लेते हैं तो मामला उसके बाद सदन में चर्चा के लिए जा सकता है या फिर कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस यानी कि विशेषाधिकार कमेटी है, उसको भी यह मामला भेजा जा सकता है। इसके बाद कमेटी जांच करती है और अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है और रिपोर्ट आने के बाद सदन कार्रवाई तय करता है। और जब अगर कोई सांसद जिसकी कोई गलती पाई जाए तब उस स्थिति के अंदर जो संभावित दंड है, पॉसिबल पनिशमेंट्स है, क्या लग सकती है? पहला चेतावनी यानी कि एडमोनिशन, दूसरा फटकार यानी कि रेप्रीमेंड और तीसरा निलंबन यानी कि सस्पेंशन। और अत्यंत दुर्लभ स्थिति के अंदर निष्कासन तक हो सकता है, एक्सपल्शन तक हो सकता है। लेकिन एक बात यहां पर आप स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, प्रिविलेज मोशन जो है वो स्वयं किसी सदस्य को तुरंत नहीं हटाता है, ये जांच की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। अब आगे हम बात करते हैं सब्सटेंटिव मोशन के बारे में।
देखिए, सब्सटेंटिव मोशन एक तरह का डायरेक्ट एक्शन की बात करता है और ये सबसे महत्वपूर्ण और दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है। ये एक औपचारिक प्रस्ताव होता है जिसमें सदन के एक निश्चित निर्णय की मांग की जाती है। सदन से एक निश्चित निर्णय की मांग की जाती है। सदन से वोटिंग वगैरह सारी चीजें होती है और फिर एक डिसीजन पर पहुंचा जाता है। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है कि जो क्लियर और बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा, स्पीकर द्वारा स्वीकार किया जाना इसका आवश्यक है और सदन में बहस और उसके बाद मतदान होता है। अभी निशिकांत दुबे वाली जो प्रिविलेज मोशन फाइल हुई है उसके ऊपर अभी स्पीकर का कोई डिसीजन नहीं आया, तो अभी उसी स्टेज तक है वो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए सब्सटेंटिव मोशन, स्पीकर द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है और उसके साथ साथ सदन में बहस भी होती है इसके बाद और फिर उसके बाद वोटिंग होती है, जबकि प्रिविलेज मोशन में वोटिंग के प्रावधान नहीं है। और यदि सब्सटेंटिव मोशन सीधे अगर किसी मेंबर के निष्कासन की मांग करता है तो इस पर बहस होगी ही होगी सदन के अंदर और फिर उसके ऊपर बहुमत से मतदान होगा। और अगर मान लीजिए बहुमत से मतदान आ भी गया, फिर पारित होने पर वो सदस्य जो है वो निष्कासित हो सकता है। लेकिन आप इन दोनों के बीच का संरचनात्मक डिफरेंस समझिएगा कि जो प्रिविलेज मोशन है वो जांच की प्रक्रिया है, जबकि जो सब्सटेंटिव मोशन है वो एक निर्णय की प्रक्रिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। अब बात कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट का, इस पर क्या रुख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया था 2007 के अंदर, राजा रामपाल केस, जिसको हम कैश फॉर क्वेरी केस के नाम से जानते हैं। ऐतिहासिक निर्णय था राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर, लोकसभा 2007, सर्वोच्च न्यायालय का यह मामला। इस मामले में कुछ सांसदों को कैश फॉर क्वेरी कांड के अंदर निष्कासित किया गया था। कैश फॉर क्वेरी में आपको फिर से बता दूं कि कुछ सांसदों पर यह आरोप लगे थे कि उन्होंने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे हैं। ठीक है, जब उनको निष्कासित किया गया तो उन्होंने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और उस समय जो मुख्य प्रश्न थे वो ये थे, सबसे पहला, क्या संसद के पास किसी भी एमपी के निष्कासन की शक्ति है। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था, क्या न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकता है, क्या कोर्ट इसको जुडिशियली रिव्यू कर सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हां, संसद को आर्टिकल 105 के तहत यानी कि अनुच्छेद 105 के तहत निहित शक्ति है कि वो सदन की गरिमा की रक्षा हेतु सदस्य को निष्कासित कर सकती है। लेकिन यह शक्ति जुडिशियल रिव्यू के अधीन है कि मतलब मान लीजिए अगर संसद ने कोई फैसला ले भी लिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो 100% फाइनल है। अगर उसके अंदर कुछ खामियां हैं, कोर्ट को लगता है, तो कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। देखिएगा, क्योंकि जो संसद है वो संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान संसद से भी ऊपर है, ये बात ध्यान रखिएगा। और न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है यदि संवैधानिक उल्लंघन हो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हो और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हो, यानी कि मेलाफाइड एक्शन लिया गया हो, बदले की भावना से किया गया हो, संवैधानिक उल्लंघन हो और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो। मान लीजिए, अब इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सांसद को गलत तरीके से हटा भी दिया गया है सब्सटेंटिव मोशन पास करके, पारित करके, तो रास्ते उसके लिए खत्म नहीं होते हैं, कोर्ट है। अगर वो ये शो कर पाए कि हाँ भाई ये दुर्भावनापूर्ण कार्य है, मेलाफाइड तरीके से किया गया है, संविधान का उल्लंघन है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है, तो ऐसे एक्सपल्शन को भी सुप्रीम कोर्ट कैंसल कर सकती है। भारत में ध्यान दीजिएगा, भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, सबसे ऊपर संविधान है, न कि पूर्ण पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है हमारे यहां, कह देते हैं, हमारे यहां संवैधानिक सुप्रीमेसी है। यही कारण है कि कुछ समय पहले आपको पता होगा कि एक लॉ आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो भारतीय संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक संरचना के एक सिद्धांत इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का हनन कर रहा था। तो इसलिए उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और ऐसे बहुत सारे हैं फैसले जहां पर असंवैधानिक डिक्लेयर किया गया है चीजों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ऐसे ही अगर कोई
अगर ऐसे ही अगर संसद कोई फैसला लेती है जो गलत हो, जो कोर्ट के सामने आए कि हाँ भाई ये गलत तरीके से लिया गया है, संविधान का पालन नहीं हुआ है, तो वो कैंसिल हो सकता है। इज इट क्लियर? अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 102 और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर को आप समझिएगा। जो निष्कासन है, एक्सपल्शन जो है, और अयोग्यता दोनों अलग अलग हैं। एक्सपल्शन मतलब बाहर निकालना, डिस्क्वालिफिकेशन मतलब आगे से चुनाव नहीं लड़ेगा। ये दोनों बहुत अलग अलग हैं। जो अनुच्छेद 102 है उसके तहत सांसद अयोग्य हो जाता है यदि वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण करता है, या फिर वो अनसाउंड माइंड का हो, अस्वस्थ मस्तिष्क का हो, पागल वगैरह हो, तीसरा दिवालिया घोषित हो, या फिर वो अपनी भारत की नागरिकता खो दे, या फिर कानून द्वारा ही उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। इन विस्तृत प्रावधानों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में नियंत्रित किया गया है। जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, इन सभी चीजों को नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। संसद केवल मोशन के माध्यम से स्थायी चुनावी प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, यह बात ध्यान रखिएगा। और यदि निष्कासित सदस्य पर अलग से कानूनी अयोग्यता लागू नहीं है तो वो पुनः चुनाव लड़ सकता है। यानी कि मतलब किसी एक सदस्य को अगर संसद ने निष्कासित कर भी दिया है सब्सटेंटिव मोशन के जरिए, तो वो ये नहीं है कि परमानेंटली बैन हो गया, वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि एक्सपल्शन का मतलब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। और एक और गंभीर प्रश्न को यहां पर आप समझिएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं गंभीर प्रश्न कि क्या केवल साधारण बहुमत से चुने हुए विपक्षी नेता को हटाना उचित है या नहीं, और इसके लिए क्या कठोर और संवैधानिक सुरक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अपना जो भी जवाब है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर, और आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है वो भी जरूर बताइएगा। आगे हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मगर लिमिट और प्रोसीजरल सेफगार्ड की बात कर रहे हैं कि संसद के अंदर कोई कार्रवाई हुई, उस पर न्यायिक समीक्षा किस हद तक हो सकती है उसको समझिएगा। इसके ऊपर हमारे भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 122 है, आर्टिकल 122 है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये आर्टिकल 122 क्या कहता है? आर्टिकल 122 कहता है कि न्यायालय संसदीय कार्रवाई की प्रक्रियात्मक त्रुटि के आधार पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। कि भाई जो संसद के अंदर जो कार्रवाई हुई उसमें कोई अगर प्रोसीजरल फॉल्ट हो गया है तो उस वजह से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। लेकिन राजा रामपाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यदि कानून का उल्लंघन हो, संविधान का उल्लंघन हो, अधिकारों का दुरुपयोग हो, मैलाफाइड कार्रवाई हो, दुर्भावना की मंशा से कार्य किया गया है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा संभव है। इसके अतिरिक्त स्पीकर एडमिसिबिलिटी को नियंत्रित करते हैं ऐसे मामलों के अंदर। प्राकृतिक न्याय का पालन करना उनके लिए भी आवश्यक है, और सदस्य को उत्तर देने का अवसर मिलना चाहिए कि जिसको एक्सपेल किया जाने की कोशिश हो रही है, किया जाना है, उसको भी जवाब देने का अधिकार होना चाहिए। इसको हम कहते हैं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। क्योंकि भारत के अंदर कानून क्या है कि आप दूसरे के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकते जब तक उसको सुन ना ले, उसके डिफेंस को ना सुन ले। इससे मनमानी कार्रवाई रोकी जाती है इन्हीं की वजह से। अब आगे हम इन दोनों के बीचों में प्रिविलेज मोशन और सब्सटेंटिव मोशन के बीच में डिफरेंस मैं आपको अभी बताने वाला हूं, मगर उससे पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि हमने हमारा जो संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारा जो कोर्स है, बाइलिंगुअल कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, मगर उसको बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल आपको मास्टर बनाने के लिए हमने कोर्स बना दिया है। आप उसको हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बहुत डिस्काउंट पर चल रहा है, जहां पर आपको लगभग 150 के घंटे के करीब वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रेजेंटेशंस वगैरह मिलेंगी, और उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू क्विज टेस्ट भी वहीं पर सब कुछ मिल जाएगा। आप ऐप के माध्यम से इस कोर्स को देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं डेमो देखकर। अगर आपको पसंद लगे तो आप वहीं के वहीं उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब देखिएगा, हम प्रिविलेज मोशन और सब्सटेंटिव मोशन के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। प्रिविलेज मोशन की बात करें तो रूल 222 के अंतर्गत होता है, और इसमें शिकायत आधारित होता है। ये
कमेटी इस पर जांच करती है और फिर अनुशंसा आधारित होता है, रिकमेंड किया जाता है कमेटी के द्वारा जो भी एक्शन लेना हो, और यहां पर ऑटोमेटिकली निष्कासन नहीं होता। अगर हम सब्सटेंटिव मोशन की बात करें तो ये एक ऑफिशियल औपचारिक प्रस्ताव होता है, सीधे निर्णय की मांग होती है और बहस होती है इसके अंदर, और उसके ऊपर मतदान जरूरी होता है। और यहां पर अगर जब सब्सटेंटिव मोशन होता है तो मेंबर का निष्कासन पॉसिबल है। और तीसरी बात है संविधान के अंदर ही डिस्क्वालिफिकेशन की, मतलब कि सांसद को अयोग्य करार कर देना, और ये आर्टिकल 102 के तहत होता है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा नियंत्रित है, और स्थायी कानूनी अयोग्यता इसके द्वारा डिक्लेयर होती है। ये तीनों अलग अलग तंत्र हैं और इनके तीनों के अलग अलग परिणाम होते हैं। अंत में हम अपने निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष की बात करें तो सवाल यही था कि क्या सांसद को हटाया जा सकता है, जिसका जवाब है हाँ, उचित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है, सब्सटेंटिव मोशन के द्वारा हटाया जा सकता है, और वो भी संवैधानिक सीमाओं के भीतर। अगर किसी संवैधानिक सीमा का उल्लंघन हुआ है तो वो फैसला, संसद का फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने जा सकता है, और जहां पर वो चैलेंज होके अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें पाती है कि कुछ खामियां हैं तो वो पलटा भी जा सकता है। अब सवाल यह भी है कि क्या प्रिविलेज मोशन अकेले में पर्याप्त है किसी भी सांसद को एक्सपेल करने के लिए? इसका जवाब है नहीं। जो प्रिविलेज मोशन होता है वो केवल एक प्रारंभिक प्रक्रिया है। क्या, अब सवाल यह भी उठता है, क्या जो संसद है किसी एमपी पर स्थायी प्रतिबंध लगा सकती है? इसका नॉर्मल जवाब तो है कि नहीं कर सकती। यह केवल कानून द्वारा निर्धारित ग्राउंड पर ही संभव है जो अनुच्छेद 102 के अंदर दिए हुए हैं। लोकतंत्र कानून पर आधारित है। संसद को की गरिमा की रक्षा करना अधिकार है, संसद को अपनी गरिमा की रक्षा करना अधिकार है, लेकिन संविधान जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि ये शक्ति सीमित और उत्तरदायी हो, रिस्पॉन्सिबल हो। अंत में मैं आपसे पूछता हूं, क्या निष्कासन की शक्ति बार बार प्रयोग होनी चाहिए या फिर केवल अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में ही एक्सरसाइज होनी चाहिए? और यदि आपको यह कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस, संवैधानिक विश्लेषण, राजनीति के शोर शराबे से परे वास्तविक कानून समझने में अगर 1% भी सहायक लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और एक छोटा सा कमेंट करिएगा कि आपने आज के इस सेशन से कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। और जितना शेयर कर सके उसको करिएगा। YouTube का एक छोटा सा फीचर है हाइप का, जब आप उसको दबाएंगे, उसको यूज करेंगे तो ये वीडियो आपके जैसे और लोगों के पास पहुंचेगी, और इससे हमें प्रेरणा मिलती है ताकि हम आपके लिए और ऐसे एनालिसिस लाते रहें। आप कोर्स को देख सकते हैं हमारी ऐप के माध्यम से। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।